अस्सलाम वालेकुम। पंक्चुएशन के टॉपिक्स में अब मज़ीद हम कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉलन। इसके आप पहले देख लीजिए किस तरह से हम इसको लिखते हैं कि ऊपर और नीचे दो हमारे पास डॉट्स होंगे, दो फुल स्टॉप एक तरह से होते हैं। तो ये हमारे पास साइन जो कहलाता है ये कॉलन का साइन कहलाता है, कॉलन का मार्क कहलाता है। अब कहाँ कहाँ पर इसे हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए पहले इसका यूज है कि टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कि जब भी हम किसी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी चीज की फहरिस्त बयान कर रहे हैं तो उस फहरिस्त को बयान करने से पहले हमें कॉलन लगाना पड़ता है। जब भी हम किसी जुमले में किसी चीज की फहरिस्त को बयान करते हैं तो उससे पहले, उस फहरिस्त को बयान करने से पहले हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू नीड द फॉलोइंग, कि आपको दर्ज झैल चीजों की जरूरत होगी। अब उन चीजों की मैं फहरिस्त बयान करने जा रहा हूँ। अब जब फहरिस्त बयान करने लगा तो देखिए उससे पहले मैंने कॉलन लगाया है, उस कॉलन के बाद फिर मैंने पेंट, ब्रशेस, वाटर, क्लॉथ्स। तो जब भी हम किसी भी चीज की फहरिस्त बयान करने वाले होंगे तो हम उससे पहले कॉलन का मार्क इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि भाई ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 जुबानें बोल सकता है। अब मैं उन नाम लैंग्वेजेस के जो है वो नाम बयान कर रहा हूँ, उनकी फहरिस्त बयान कर रहा हूँ, तो फौरन पहले मुझे यहाँ पर कॉलन लगाना पड़ेगा कि ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, कॉलन, उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, पश्तो एंड और फिर कोई सी भी हम लैंग्वेज यहाँ पर बयान कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जहां पर भी फहरिस्त आ रही है उससे पहले कॉलन का साइन आएगा, उसके बाद हम जो भी चीजें हैं उनकी हम फहरिस्त बयान करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास है कि टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्पीच आफ्टर अ नेम। देखिए जब भी हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को बयान करते हैं वो डायरेक्ट नेशन कहलाता है। इसकी तफसील अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो जाहिर बात है उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स आपस में गुफ्तगू करते हैं, डायलॉग्स। अच्छा, अब वो जो डायलॉग्स होते हैं वो हर जिस कैरेक्टर का डायलॉग होता है वो उसके सामने लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में जब हम किसी भी कैरेक्टर का डायलॉग उसके सामने लिखते हैं तो उससे पहले हम कॉलन का साइन इस्तेमाल करते हैं। देखिए छोटी सी कॉन्वर्सेशन नासिर और जाहिद के दरमियान है। तो देखिए नासिर के बाद हमने पहले कॉलन का साइन डाला, उसके बाद इनका नासिर का कहा हुआ हमने यहाँ पर जुमला लिखा कि हाउ आर यू, और इसका जवाब दिया जाहिद ने कि आई एम फाइन। तो जाहिद ने जो अल्फाज कहे हैं, जो जुमला कहा है, उससे पहले हमने कॉलन इस्तेमाल किया। तो पता ही चला कि जब भी हम किसी भी यानी डायरेक्ट नरेशन में किसी भी रिपोर्टेड स्पीच को बयान कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम वो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी नाम के फौरी बाद लिखते हैं तो उस नाम के बाद हमें कॉलन का साइन इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आपने नासिर के बाद देखा, जैसा आपने जाहिद के बाद देखा। उसके बाद देखिए हमारे पास है कि टू इंट्रोड्यूस अ सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस इन अ टाइटल और हेडिंग। देखिए कई मतलब ऐसा होता है कि हम एक कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक की मजीद सब डिवीजन हो सकती है, उसके मजीद सब टॉपिक्स होते हैं, वो मजीद डिवाइडेड होता है मजीद सब टॉपिक्स के अंदर। तो हम इस तरह अक्सर करते हैं कि मेन टॉपिक जो होता है उसके बाद कॉलन का साइन डाल के उस मेन टॉपिक के जिस सब टॉपिक की बात होती है उसको हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए इस वक्त हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पंक्चुएशन का, ये हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन उस पंक्चुएशन का जेली टॉपिक, उस वक्त जो हम हिस्सा पढ़ रहे हैं, जो जेली टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? कॉलन। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉलन का साइन डाला हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम एक मेजर टॉपिक लिखेंगे उसके बाद अगर उसका कोई सब टॉपिक लिखना है तो उससे पहले हम कॉलन इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे कि ये किस तरीके से मेजर यानी मेन हेडिंग और उसके बाद उसकी सब हेडिंग होती है, अगर वो साथ लिखी जाएगी तो वहां पर कॉलन का साइन आएगा। उसका देखिए नेक्स्ट बहुत आसान सा है कि बिटवीन द आवर एंड मिनट्स, कि जब भी हम घंटे और मिनट को लिखते हैं तो उनके दरमियान कॉलन आता है। देखिए 9:30 लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 और के लिए इस्तेमाल किया गया, 30 मिनट्स के लिए। इन दोनों के दरमियान हम नोट कर सकते हैं कि हमने कॉलन का साइन इस्तेमाल किया। उसके बाद देखें अगले साइन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकोलन। देख लीजिए इसमें सबसे पहले इसका जो हमारे पास शेप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, कि सबसे पहले ऊपर हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, नीचे कॉमा। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास कहलाता है सेमीकोलन। अब इसको पहला इसका यूज देखिए कि टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग विदाउट एनी कंजंक्शन। देखिए अगर दो जुमले हमें दिए गए और वो दोनों जुमले
अपने तौर पर मुकम्मल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके दरमियान मीनिंग के लिहाज से वो एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। वो दो जुमले ऐसा हमें लगता है कि वो दोनों के दोनों जो हैं वो मीनिंग के लिहाज से जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और गौर करें तो उनके दरमियान कोई कंजक्शन होना चाहिए था। कंजक्शन आपको पता होगा, कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, और कंजक्शन से मुराद होती है वो लफ्ज जो दो लफ्जों को या दो जुमलों को आपस में जोड़े। मिसाल के तौर पर ही इज बिजी, वो मसरूफ है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं। तो देखिए ही इज बिजी एक जुमला, आई एम नॉट एक जुमला, दोनों जुमलों को जोड़ा है किसने? बट ने। तो बट हमारे पास क्या कहलाएगा? कंजक्शन, दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने वाले अल्फाज। तो अब हम जिन दो जुमलों की बात कर रहे हैं, ये दो जुमले ऐसे जुमले होंगे कि हमें लगता है कि इनके दरमियान एक मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बीच में कोई कंजक्शन आना चाहिए था, लेकिन कंजक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में हम वहां पर सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए कि आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं, आई कांट अटेंड द पार्टी टुमारो, मैं कल पार्टी में शिरकत नहीं कर सकता। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई एम बिजी, दूसरा है आई कांट अटेंड द पार्टी टुमारो। अब देखते हैं, ऐसा लगता है ऐसा है कि बीच में यहाँ पर देयरफॉर आना चाहिए था दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए, कि आई एम बिजी देयरफॉर आई कांट अटेंड द पार्टी टुमारो, या सो आना चाहिए था यहाँ पर कि आई एम बिजी सो आई कांट अटेंड द पार्टी टुमारो। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों जुमलों के दरमियान बीच में यहाँ पर देखिए कोई भी कंजक्शन नहीं आ रहा, लिहाजा हमने यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। अब दूसरी मिसाल देखिए, he was very tired, वो बहुत थका हुआ था, he had worked late the night before, क्योंकि उसने एक रात काबिल देर तक जो है वो रात गई तक जो है वो काम किया था। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास he was very tired, वो बहुत थका हुआ था। सेकंड he had worked late the night before, सेकंड सेंटेंस देखिए बीच में दोनों में तो दोनों के दरमियान कोई कंजक्शन तो नहीं है, लेकिन में एक रब्त है। वो थका हुआ था, क्यों थका हुआ था? क्योंकि वो एक रात कबल देर तक जो है वो काम करता रहा था। अब आप ये गौर कीजिए कि इन दोनों जुमलों के दरमियान बिकॉज भी हो सकता था, एज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों जुमले जो कि मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे से करीब हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान कंजक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई कंजक्शन नहीं है। इसी सूरत में हम प्रिफर करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, तरजीह देंगे वो सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया हुआ है। उसका देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि नॉट फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस इन द एग्जांपल्स अबव। देखिए ये दो जुमले, आई एम बिजी, आई कांट अटेंड द पार्टी, ही वाज वेरी टायर्ड, ही हैड वर्कड लेट द नाइट बिफोर, हर जुमला अपने तौर पर ये मुकम्मल है। तो एक ऑप्शन ये होता है कि अगर कंजक्शन नहीं दिया हुआ और ये जुमले अपनी जात में अपने अंदर मुकम्मल है, तो हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। आई एम बिजी फुल स्टॉप, आई कांट अटेंड द पार्टी टुमारो फुल स्टॉप, ही वाज वेरी टायर्ड फुल स्टॉप, he had worked late the night before full stop, ये भी हो सकता है। तो हर जुमले के आखिर में फुल स्टॉप भी आ सकता था। तो जिन जुमलों के दरमियान में, जिन दो जुमलों के दरमियान में सेमीकोलन आता है, क्योंकि वहां कंजक्शन नहीं होता लेकिन दोनों जुमले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर हम फुल स्टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए सेकेंड यूज की तरफ सेमीकोलन के। तो देखिए कुछ हमारे पास मखसूस वर्ड्स हैं, आपने याद रखते हैं। however है, then है, moreover है, nevertheless है, hence है, thus, for instance, consequently, that is, meanwhile and therefore। मैंने तमाम ये वर्ड्स रेड में कर दिए। देखिए ये वो वर्ड्स हैं जो अगर फर्ज कीजिए कि दो जुमले आपको दिए गए और उनके दरमियान में इनमें से कोई भी लफ्ज आ जाए, तो ऐसी सूरत में इन अल्फाज में से कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए उससे पहले आप सेमीकोलन लगाएंगे, और इन अल्फाज में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके बाद कॉमा आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल कि यू हैव हैड 3 एक्सीडेंट्स, भाई 3 मरतबा आपने एक्सीडेंट कर डाला है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन इसलिए यू मे नॉट बोरो द कार, अब आपको कार नहीं मिलेगी। आप कार लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ उसमें करके लेकर आ जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर यू हैव हैड 3 एक्सीडेंट्स एक जुमला, यू मे नॉट बोरो द कार ये दूसरा जुमला। इन दोनों जुमलों के दरमियान क्या आ रहा है? कॉन्सिक्वेंटली आ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास उन अल्फाज में से एक है जो जब भी दो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होंगे उनसे पहले सेमीकोलन आएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए हमारे पास ये आप नोट कर सकते हैं, ये सेमीकोलन आ गया और इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली के बाद हमने यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल किया। तो उम्मीद है कि बात याद रहेगी आपको कि
जितने भी जो वर्ड्स हमने यहाँ पर रेड से लिखे हैं, इनमें से कोई भी लफ्ज अगर दो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है तो इन अल्फाज से पहले सेमीकोलन आएगा और इन अल्फाज के बाद कॉमा आएगा। उसके बाद देखिए अगले साइन की तरफ हम चलते हैं और ये हमारे पास है हाइफन। हाइफन का साइन बिल्कुल माइनस के साइन की तरह से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस के साइन की तरह से। अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देखिए पहला हमारे पास है कि टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ न्यू वन। देखिए एक चीज हमारे पास कहलाती है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या कहलाता है हमारे पास, वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ये कंपाउंड वर्ड। अब याद रखिएगा कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है हमारे पास, कि दो लफ्जों या दो से ज्यादा अल्फाज से जो लफ्ज मिलकर बनता है वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड कहलाता है। कंपाउंड वैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, मुरक्कब के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है मदर इन लॉ। गौर कीजिए कि मदर एक कंप्लीट वर्ड है, इन एक कंप्लीट वर्ड है, लॉ एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन तीनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड हमारे पास बना है, वो है मदर इन लॉ। तो देखिए इन वर्ड्स के दरमियान हमने क्या लगाया हुआ है, हाइफन लगाया हुआ है। नोट कर सकते हैं आप, ये देखिए मदर के बाद और ये इन के बाद। दूसरी एग्जाम्पल देखिए पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आप देख लीजिए इसमें कि पोस्टमार्टम के अंदर पोस्ट एक अलग कंप्लीट वर्ड है, मार्टम जो है वो एक अलग कंप्लीट वर्ड है। इन दोनों के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड बना है, वो है पोस्टमार्टम। ये हमारे पास हाइफन इनके दरमियान में लगा। तो आमतौर पर जब भी कोई कंपाउंड वर्ड आता है तो उस कंपाउंड वर्ड के साथ हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपाउंड वर्ड्स हैं लेकिन इनके दरमियान हाइफन नहीं लगता है। तो इसका हल ये कि या तो जब आपको डाउट हो तो आप डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी अच्छी डिक्शनरी। और दूसरा ये कि अगर जब आप पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश रीडिंग की आप आदत जाते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आपकी नजरों के सामने से गुजरते हैं और हम खुद ही उन चीजों को, उन अल्फाज को पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान हाइफन लगाया जाता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, टू डिवाइड अ वर्ड बिटवीन टू लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका ख्याल नहीं करते कि जब आप लिख रहे होते हैं और लिखते लिखते आप देखते हैं कि आप कॉपी की जो लाइन पर आप लिख रहे थे और उसके आप एंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो वर्ड आप लिख रहे थे वो मुकम्मल आप नहीं लिख पा रहे, इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जितना लफ्ज लिख पाते हैं आप लिख देते हैं और बकिया लफ्ज, उस लफ्ज का जो बकिया हिस्सा होता है वो अगली लाइन पर आप मुंतकिल कर देते हैं। और इस तोड़फोड़ को जाहिर करने के लिए, इस लफ्ज को आपने ब्रेक किया, इसको जाहिर करने के लिए आप वहां पर हाइफन लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए कि किसी भी वर्ड को तोड़ा जाता है उसके सिलेबल से। सिलेबल को हम नहीं तोड़ सकते। मतलब सिलेबल क्या होता है, देखिए कोई भी वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड जिसको हम जुबान की एक हरकत से अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लफ्ज एक्सपेंसिव जो है इसको मैं 3 आवाजों में अदा करता हूँ। पहली दफा मैं कहता हूँ एक्स, फिर मैं कहता हूँ पेन, फिर मैं कहता हूँ सिप। तो एक्स इतना एक जुबान की हरकत से अदा करता हूँ, ये एक सिलेबल। पेन जुबान की एक हरकत से अदा करता हूँ, ये दूसरा सिलेबल। सिप जुबान की एक हरकत से अदा करता हूँ, ये तीसरा सिलेबल। तो बहैसियत मजमूई इस वर्ड में 3 सिलेबल्स मौजूद हैं। अब अगर मेरे पास स्पेस ज्यादा है तो देखिए मैंने एक्स पेन तक लिखा और अगला सिलेबल मैंने सिर्फ अगली लाइन पे मुंतकिल कर दिया। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, अगर फर्स्ट कीजिए और जगह कम होती तो फिर मैं इसको कहां से तोड़ता, एक्स से तोड़ता। फिर मैं वहां पर इसको लाजमन देखिए ये एक्स तक मैं लिखता, फिर पेन सिर्फ मैं अगली लाइन पर मुंतकिल कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मैं खाली ई लिखूं और एक्स पी ई एन एस आई वी अगली लाइन पर लिख दूं। ये मैंने गलती की, क्योंकि कि यहाँ पर मैंने सिलेबल को तोड़ दिया। सिलेबल से वर्ड तोड़ा जा सकता है, सिलेबल को नहीं तोड़ सकते। इस तरह देखें एक्स पेन में हम एक्स पेन तक लिखा, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं ई एक्स पी ई तक लिखता और एन एस आई वी अगली लाइन पर मुंतकिल कर देता। ये भी सही नहीं होता। तो याद रखते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि वो वर्ड आप मुकम्मल नहीं लिख पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक करना है आपने उस वर्ड को उसके सिलेबल से। आप फर्स्ट कीजिए उसमें 4 सिलेबल्स हैं, आप पहले सिलेबल से तोड़ दीजिए, दूसरे से तोड़ दीजिए, तीसरे से तोड़ दीजिए, लेकिन किसी सिलेबल को मत तोड़िए। और एक और गलती से बचने की कोशिश कीजिएगा कि बाज़ हाइफन जो है हम दूसरी लाइन के शुरू में भी लगा देते हैं। ये भी गलत है
कि याद रखिए कि जहां वर्ड को तोड़ते हैं हम वहां पर तो लगाएंगे हाइफन, जैसे देखिए मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अगली लाइन पर जो आपने बकिया रिमेनिंग पार्ट इस वर्ड का जो आपने मुंतकिल किया उससे पहले यहाँ पर किसी किस्म का कोई हाइफन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसका देखिए with certain combinations of number, आपको याद होगा आपने आर्टिकल्स में ही पढ़ा था कि हमारे पास जो हम काउंटिंग करते हैं दो तरह से करते हैं, 1 2 3 4 5 19 20 21 22, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर्स। लेकिन एक हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, वो कैसे देखें, जैसे 1 की जगह पे हम कहते हैं फर्स्ट, 2 की जगह हम कहते हैं सेकंड, 3 की जगह हम कहते हैं थर्ड, 4 की जगह पे भी th लगाते हैं फोर्थ। तो ये तमाम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सो नंबर्स हैं हमारे पास, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब हम जब 20 के बाद पहुंचते हैं तो चाहे वो ऑर्डिनल नंबर्स हो चाहे वो कार्डिनल नंबर्स हो, तो जब 20 के बाद जब वो काउंटिंग लिखी जाती है उनके दरमियान हम हाइफन लगाते हैं। देखिए 21 ये कार्डिनल नंबर है और 21 ये ऑर्डिनल नंबर है, दोनों सूरतों में यहाँ पर क्या आएगा, हाइफन देख सकते हैं आप लगा हुआ है। 86 या 86 ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है, दोनों सूरतों में इसके साथ हमने हाइफन लगाया। तो अब जितने भी ले लीजिए 20 के बाद जितनी भी काउंटिंग 31 32 41 42 जितना आप चले जाएं आगे, फिर ये सिलसिला चलता रहे। उसका देखिए अगला हमारे पास हाइफन का इस्तेमाल है कि टू सजेस्ट अ रेंज ऑफ डेट्स एंड फिगर्स। देखिए रेंज कि जब आप कोई तारीख बताते हैं कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक, तो दरमियान में आप हाइफन लगा सकते हैं, या आप कोई डिजिट कोई फिगर्स बयान कर रहे हैं कि इस रकम से इस रकम तक, तब भी आप उनके दरमियान हाइफन लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए कि ही फॉट इन द 1914-18 वॉर, तो उसने 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली जंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, उसमें हिस्सा लिया था। अब मैं गौर करें कि यहाँ पर 14 से लेकर 18, अब आपने रेंज दी हुई है, कहां से पैदा होती है 14 से और कहां तक जाता है सिलसिला, ये 18 तक। तो देखिए यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि आपने हाइफन लगाया। दूसरी एग्जांपल देखिए कि ही कैन स्पेंड 3 और देखिए हाइफन 5 3 to 5 मिलियन रुपीस ऑन हिज न्यू होम, तो अपने नए घर पर 3 से 5 मिलियन रुपए जो है वो रुपीस जो है खर्च कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर रेंज दी हुई है, कहां से 3 से लेके रेंज कहां तक है 5 तक, बीच में क्या लगा हुआ है इसके, हाइफन लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि डेट्स और फिगर्स में जब आप रेंज की बात करें यहां से लेके यहां तक, तब भी आप दरमियान में हाइफन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है डैश। डैश हाइफन की निस्बत थोड़ा सा देखिए बड़ा होता है, कीबोर्ड में देखेंगे तो दोनों साइन एक साथ होते हैं, लेकिन डैश जो है वो शिफ्ट के साथ लगाया जाता है, तो ये हाइफन ही की तरह है लेकिन थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। अब देखिए पहला इसका इस्तेमाल है कि टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कि अगर किसी जुमले में कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसकी मजीद वजाहत की गई है, तो उससे पहले हम डैश लगा सकते हैं, और जहां पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म होगी उसके बाद भी हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए द कार, भाई वो कार कौन सी कार, द वन विद ब्रोकन विंडो, वो कार जिसकी खिड़की जो है वो टूटी हुई है। तो यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास द वन विद ब्रोकन विंडो, ये जो अल्फाज है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके हवाले से है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कार के बारे में। तो देखिए इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने डैश में, देखिए यहाँ पर भी डैश लगाया हुआ है, उसके बाद भी हमने डैश लगाया हुआ है कि द कार द वन विद ब्रोकन विंडो वाज पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस। तो याद रखिए जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हवाले से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसी सूरत में हम उसको हाइफन से सेपरेट कर सकते हैं, और हाइफन ऐसी सूरत में पहले भी आएगा और बाद में भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो एडिशनल वर्ड्स दिए जाते हैं, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको सेंटेंस के अंदर सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए डैश भी लगाना दुरुस्त है, और इसके साथ साथ उसको कॉमे की मदद से भी अलग कर सकते हैं। देखिए मैंने जुमले को दोबारा लिखा हुआ है इस बात की वजाहत के लिए कि द कार, कौन सी कार, द वन विद ब्रोकन विंडो वाज पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस। अब आप नोट कर सकते हैं कि मैंने अब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को किससे अलग किया है, कॉमे की मदद से मैंने अलग किया हुआ है। एक कॉमा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, दूसरा देखिए इसके बाद मौजूद है। तीसरा एक और ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। देखिए अब मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन को किस में क्लोज किया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर।
तीनों ऑप्शंस हमारे पास इस सूरत में सही है। तो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको जुमले में, सेंटेंस में अलग कीजिए। आप हाइफन का इस्तेमाल, डैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप कॉमा भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन नोट में हमने मजीद लिख दिया है इस पे, ताकि आपको याद रहे कि कॉमास एंड ब्रैकेट्स आर आल्सो पॉसिबल। तो डैश तो पॉसिबल है ही, इसके साथ साथ कॉमास और ब्रैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका देखिए टू मीन टू, एक डैश के मायने टू के भी होते हैं, यहां से यहां तक। देखिए लिखा है द कराची लाहौर ट्रेन, इसका मतलब है कराची टू लाहौर ट्रेन, यानी वो ट्रेन जो कराची से लाहौर जाती है। तो कराची टू लाहौर, तो इस टू की जगह पे हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर हाइफन लगाया हुआ है कि द कराची टू लाहौर ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8, कि कराची टू लाहौर ट्रेन जो है वो हर सुबह 8 बजे रवाना होती है। तो यहाँ पर टू इस्तेमाल के जो है उसके लिए हमने हाइफन डैश का इस्तेमाल किया है। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है टू इंडिकेट हेजिटेशन। हेजिटेशन हिचकिचाहट, कि जब मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, डायलॉग्स में अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि स्पीकर को ये जुमले बोलते हुए या जुमला बोलते वक्त हेजिटेशन थी, तो इस हेजिटेशन को शो करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस जुमले में कि आई मीन आई कांट एक्सप्लेन, फॉरगिव मी, यू मस्ट नो हाउ मच। अब देखिए यहाँ पर ये जुमला स्पीकर के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि वो हेजिटेशन का शिकार है, उसे सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, वो माजरत पेश करना चाह रहा है, माफी मांगना चाह रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस से पहले डैश लगाया हुआ है, फॉरगिव मी से पहले डैश लगाया हुआ है, और अगले जुमले से पहले भी हमने डैश लगाया हुआ है, उनके आखिर में भी हमने एक अदर डैश लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी डायलॉग्स के अंदर हम ये शो करते हैं कि स्पीकर बोलने वाला हेजिटेशन का शिकार है, तो वहां पर हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। इस डैश की जगह पे बाज़ आप डायलॉग्स में देखेंगे कि डॉट्स भी डाल देते हैं, वहां पर 3-4 जो है वो डॉट्स यानी फुल स्टॉप भी डाल दिए जाते हैं, इसी चीज को शो करने के लिए कि भाई इन जुमलों को बोलते वक्त स्पीकर जो है किसी किस्म की हेजिटेशन का शिकार था।